हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी विषय के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है गद्यांश। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ्य योजना संख्या 70 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कक्षा लिखेंगे। कक्षा है 8। प्रकरण है तो आज का प्रकरण है बाज और सांप। ठीक है, उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट, किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है। तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। तो बच्चों ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को पठन पाठन के द्वारा उसे कठिन शब्दों का उच्चारण करना सिखाना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को उचित आरोह विराम आदि के साथ वाचन में अभ्यास कराना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को लेखन क्षमता का विकास कराना। ठीक है, उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र लेखक निर्मल वर्मा के विचार को समझने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र इस कहानी के माध्यम से हर प्राणी के स्वभाव और व्यवहार को जानने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र इस कहानी के माध्यम से सांप और बाज की प्रकृति के बारे में जानने में सक्षम होंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि और निगमन विधि इत्यादि लिखेंगे। ठीक है, इसमें आप जो भी पढ़ाते वक्त जो भी विधि का प्रयोग करेंगे वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए छात्र छात्रा बाज और सांप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर
जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, सावन के महीने में किसकी पूजा की जाती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भगवान शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? उत्तर दिए भगवान शिव। ठीक है, अब इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, भगवान शिव के शरीर पर क्या क्या विराजमान होते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं हाथों में त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, सर्प को और किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सांप। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, सांप को कौन खाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं बाज, मोर। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, लेखक निर्मल वर्मा द्वारा रचित बाज और सांप नामक कहानी के बारे में आप सभी क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग लेखक निर्मल वर्मा द्वारा रचित बाज और सांप पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपाठ कार्य। ठीक है, सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे लेखक जीवन परिचय और बाज और सांप कहानी के लेखक का जीवन परिचय के बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ। इनके पिताजी का नाम नंद कुमार वर्मा था जो ब्रिटिश सरकार में डिफेंस के बड़े अधिकारी थे। इनके परिवार में माता पिता के अतिरिक्त 8 भाई बहन थे जिनमें निर्मल जी 5वीं संतान थे। नई कहानी विद्या का इन्हें प्रणेता माना जाता है। अज्ञेय की तरह इन्होंने भी पश्चिमी कहानी लेखन की विद्या को हिंदी में प्रयुक्त किया। रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत और वे दिन निर्मल वर्मा जी के मुख्य उपन्यास हैं। 26 अक्टूबर 2005 के दिन 73 वर्ष की आयु में हिंदी के इस आधुनिक साहित्यकार का निधन हो गया। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपाठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन ले रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, तो पहला पॉइंट में लिखेंगे निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लालटीन की छत और वे दिन निर्मल वर्मा जी के मुख्य उपन्यास हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, लेखक निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 3 अप्रैल 1929 को। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, लेखक निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ? तो छात्र छात्रा
क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 26 अक्टूबर 2005 को। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बाज और सांप पाठ का सारांश, और इसके बारे में छात्र अध्यापक बच्चों को जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। प्रस्तुत कहानी बाज और सांप एक बोध कथा है जो लेखक निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखी थे। इस कहानी के आधार दो पात्र हैं, बाज और सांप। इसमें सांप को कायर प्रकृति का जीव दिखाया गया है, किंतु बाज को स्वतंत्र प्रकृति का। यह बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। जिस तरह से एक सांप को कायर डरपोक किस्म का बताया गया है और बाज को स्वतंत्र आज़ाद किस्म का। आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है, जबकि सांप अपने ही बिल में चुपचाप शांतिपूर्वक एक कायर जीवन व्यतीत करता है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु में बाज और सांप कहानी के जो पहला पैराग्राफ है उसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में ... कोई उसे दुख नहीं दे सकता। और इसे छात्र अध्यापक जो बच्चों को समझाएंगे इसके बारे में वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे। प्रस्तुत कहानी लेखक निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित है। लेखक कहते हैं कि एक समय की बात है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की लहरें बहुत तेज तूफानी रूप ले लेती थी और गोप में चमकती थी, झिलमिलाती पहाड़ की चट्टानों से टकराती थी। ऐसा दृश्य समुद्र तट पर अक्सर देखने को मिलता है। पहाड़ों के बीच अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। वह नदी पर अपने रास्ते पर पैलेंस को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई अपने तेज वेग के साथ समुद्र की ओर रवाना हुई थी। बारंबार पहाड़ों से निकलकर झरना नदियां अंत में समुद्र से मिलती है। जहां समुद्र और नदी का मिलन हो रहा हो, वहां पर तेज धारा के कारण ऐसा लगता है जैसे कुछ सफ़ेद दूध के झाग बन रही हो। उसकी गुफा में डूबा हुआ सा दृश्य, यह दृश्य बार बार देखा गया था कि सामने नदी बह रही है और उसकी बहुत तेज आवाज़ निकलती है। जब अंधेरा हो जाता है तो घने आकाश में पहाड़ियाँ भी छिप जाती है और टीलों से टेढ़ी मेढ़ी नदी निकल जाती है। टूटे फूटे से भारी भरकम झीलें निकलती हैं समुद्र की और मिट्टी जा रही है। उसे ऐसा लगता था कि लहरों की गड़गड़ाहट के कारण वह सुखी और सुरक्षित है। उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपाठ कार्य पर जो पहला पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं उसमें जो कठिन शब्द है उसके अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हेडिंग देंगे कठिन शब्दों के अर्थ। पहला है गुफा। गुफा का अर्थ होता है अंधेरा गड्ढा। तूफानी, तूफानी का अर्थ होता है बहुत तेज। घाटियों, घाटियों का अर्थ होता है दो पर्वतों के बीच का पतला रास्ता। लपकती, इसका अर्थ होता है वेग या गति। मिलाप, इसका अर्थ होता है मिलन। गर्जन, इसका अर्थ होता है घोर ध्वनि करने की क्रिया। टेढ़ी मेढ़ी, इसका अर्थ होता है तिरछी मिर्ची। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, सांप कहाँ रहता था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं समुद्र के किनारे अंधेरी गुफा में। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, दूध के समान सफ़ेद झाग कहाँ दिखाई देते थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं समुद्र और नदी का मिलन होने पर। ठीक है,
यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे। प्रस्तुत कहानी बाज और सांप एक बोध कथा है जो लेखक निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित है। इस कहानी के आधार दो पात्र है, बाज और सांप। इसमें सांप को कायर प्रकृति का जीव दिखाया गया है किंतु बाज को स्वतंत्र प्रकृति का। यह बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, समुद्र तट पर अक्सर कैसा दृश्य देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न करेंगे, सांप क्यों सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करेंगे, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।